हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाइस रिस्की के हाथ को पकड़ के और उसे बाइट करता है और फिर उसे लिक करता है और फिर शक करता है। वह बड़े ही ध्यान से रिस्की को देखता है और रिस्की उससे कहता है, इन सब का क्या मीनिंग है? क्या ये तुम्हारे कुछ कहने का तरीका है? फिर वाइस रिस्की के ऊपर बैठ के उससे कहता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। और ये कहते हुए अपने शर्ट को खोल लेता है और वह अपने पैंट को भी खोल लेता है। इस तरह से वह रिस्की के साथ इंटीमेट होता है और वह फिर रिस्की से कहता है, मैं ये अपने आप करूँगा। ऐसा कहते हुए वह रिस्की के साथ इंटीमेट होने लगता है। रिस्की उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है मन में, आखिर ये क्या कर रहा है? क्या फीवर ने इसे पागल बना दिया है? मुझे नहीं पता कि आखिर उसमें क्या आ गया है, पर मुझे ये पसंद आ रहा है। ऐसा सोचते हुए रिस्की वॉइस के कमर को पकड़ता है, पर वॉइस उसके हाथ को जोर से धक्का दे के कहता है, डोंट टच मी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूँगा, तुम बस ऐसे ही रहो। ऐसा कहते हुए वॉइस फिर से इंटीमेट होता है और इंटीमेट होते हुए वह इतना दुखी हो जाता है कि वो रोने लगता है और रोते हुए उसके आंसू रिस्की के चेहरे पे टपकने लगते हैं। और फिर वॉइस कहता है, अब बस थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा। और रोते हुए कहता है, पर मैं वास्तव में तुम्हें देखना चाहता था। और फिर रिस्की के गले को पकड़ के कहता है, कमबख्त हेल। और उसके गले को ज़ोर से दबाते हुए कहता है, अगर ये वाकई में सच होता तो मैं तुम्हारे जैसे घटिया कमीने के साथ ऐसा करने के बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती। और ऐसा कहते हुए वह अपनी पकड़ को और बढ़ा देता है और कहता है, लेकिन मैं एक सपने में हूँ, तो तुम्हें इसे एक अलविदा के रूप में लेना चाहिए और मैं तुमसे बदला चुकाने का वादा करता हूँ। वेट एंड सी। जैसे मैं तुम्हें इस सपने में मार रहा हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें पहले अपने दिल से पूरी तरीके से मिटा दूँगा और उसके बाद मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे कि मैं सरवाइव कर सकूँ अपनी लाइफ में, और मैं तुम्हें सचमुच में ख़त्म कर दूँगा। ऐसे कह के वह रिस्की के ऊपर गिर जाता है। रिस्की उसे बड़े ही प्यार से पकड़ता है और कहता है, ओह हाँ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना है और तुम्हें सचमुच ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे हरा सकते हो इस कमज़ोर दिमाग के साथ, जो कि ये भी नहीं बता पा रहा कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। हाँ, ऐसा कहते हुए रिस्की मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बदला लेने का विचार तुम्हें ज़िंदा रहने में मदद करता है तो ये काफ़ी है। ऐसा कहते हुए रिस्की बड़े ही प्यार से वॉइस को छूता है और कहता है, जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकते। इसके बाद हम बाहर का नज़ारा देखते हैं और हम रिस्की को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ आ रहा होता है। बाहर उसे हेडो मिलता है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है और रिस्की उससे कहता है, क्या तुम पूरी समय यहीं पे इंतज़ार कर रहे थे? और उसकी बात सुन कर के हेडो उससे कहता है, नहीं बॉस, मैं बस अभी आया हूँ। ऐसा कहते हुए हेडो बड़े ही ध्यान से रिस्की को देखता है और फिर हेडो रिस्की से कहता है, बॉस, अगर ये सब चीज़ आपके यौन संतुष्टि के लिए है तो मैं आपके लिए सूटेबल रिप्लेसमेंट ला दूँगा। उसकी बात सुनकर के रिस्की गुस्से में कहता है, तुम्हें बॉदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी बात सुनकर के हेडो से कहता है, क्या आपको याद है हमारे बीच की डील कुछ साल पहले जो हमने की थी बॉस? एक बार जब आप अपने आप को गर्म कर लें तो फिर उस आग को बुझा दें और राख को फेंक दें। और रिस्की उसके बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और फिर रिस्की गुस्से में उसको देख के कहता है, मेरे पास फेंकने के लिए कोई राख नहीं है और तुम अपनी जगह मत भूलो और ये मेरा ऑर्डर है। ऐसा कह के रिस्की चला जाता है और फिर हेडो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर आता है। की आवाज़ को सुनकर के वॉइस कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसकी बात सुनकर के हेडो उससे कहता है, वेल, रिस्की आज यहाँ नहीं है। और वॉइस कहता है, इसका तुम्हारे यहाँ आने से क्या संबंध है?
फिर हमें बर्तन दिखाए जाते हैं जिसमें कि खाना नहीं होता, वो पूरा साफ़ होता है। और ये देख कर के हेडो उससे कहता है, क्या तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया है? तुमने पूरा खाना खा लिया है। ऐसा वे बड़े ध्यान से सोचते हुए कह रहा होता है। और उसकी बात से परेशान होकर के वाइस उससे कहता है, अपना चेहरे को नीचे रखे हुए, मुझे परेशान करना बंद करो और तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? फिर हेडो उसके करीब आके उससे कहता है, बहुत गुस्से में हो है ना? हालांकि मैं तुम्हारी नफ़रत को समझ सकता हूँ। मैं केवल आदेशों का पालन कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ही वे व्यक्ति था जिसने कि तुम्हें तुम्हारे बुखार के लिए कुछ दवाई दी थी। मैंने तुम्हें भोजन दिया और तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी भिजवाए। कितना नालायक झूठा है। और कहता है उसके करीब झुकते हुए, बॉस को अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, समझे ना? और उसकी बात सुन कर के वाइस उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है? और फिर अपना सर उठा के उसको देखते हुए कहता है, जब तक ये उसकी असामयिक मृत्यु के बारे में ना हो, मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता। इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो और चले जाओ। या फिर तुम्हारे यहाँ आने का कोई और कारण है? अब अपनी बकवास बंद करो। और तुमने यही समय क्यों चुना जबकि रिस्की यहाँ नहीं है? क्या तुम कुछ मेरे साथ गड़बड़ करना चाहते हो? और हेडो फिर उससे कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद हेडो उसे अपने साथ बाहर ले आता है और वे लोग कहीं पहाड़ी की तरफ जाते हैं। बाहर आने के बाद हेडो उससे कहता है, ये काफ़ी है, यहाँ के बाद कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। उसकी बात सुनने के बाद वाइस उससे कहता है, अब मुझे सच बताओ, इस सब के पीछे क्या है? क्या इसमें कोई तुम्हारी चाल है? और तुम आखिर मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर के हेडो उसे कहता है और फिर हेडो उससे कहता है, चलो तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे उस बातों का दुख और पछतावा है। इस वजह से मैं ऐसा करके इस चीज़ की भरपाई कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम गलत समय पर गलत जगह पे थे। हेडो की बात सुनकर के वाइस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर वह गुस्से में कहता है, क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी ये बकवास को सच मान लूँगा? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? फिर हेडो वाइस से कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें इस पर विश्वास करना है या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी। और उसकी बात सुनकर के वाइस अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर हेडो उससे कहता है, यहाँ से तुम्हारा क्या प्लान है? और वाइस आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं भला तुम्हें क्यों बताऊँ, और मैं जा रहा हूँ। और फिर हेडो अपने पॉकेट से अपना हाथ निकालता है और कहता है, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कह के वे वाइस को धक्का दे देता है जिससे कि वाइस अपने आप को संभाल नहीं पाता और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। और हेडो कहता है, क्योंकि ये आखिरी बार है जबकि मैं तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।